हम यहाँ पर साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 48 को देखने वाले हैं। और अब की नारा है कि अब की बार 48 से पार। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित थे। पहला क्वेश्चन है वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है बउआ? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से संबंधित थे। कहां से? फ्रांस से संबंधित थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौनों का देश कहा जाता है। पौनों का देश किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क को कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है बउआ? एक तो पहली बात है, कहीं भी चुंबक को रखिएगा तो अपना एक क्षेत्र निर्धारित कर लेता है, अर्थात उसका दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में बुआ कौन से तत्व होते हैं? तो क्रोमियम होता है और निकेल होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? कई बार क्वेश्चन या एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? जूल पर कूलम को क्या कहते हैं बउआ? तो जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर सी वोल्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, मानोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, वोल्टामीटर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, एमीटर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। तो क्या होता है बउआ? हमेशा काल्पनिक होता है। हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अवतल दर्पण में। कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण, अगला क्वेश्चन की हजामत बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बउआ निकट में अवतल लेंस और दूर में उत्तल लेंस। दूर में उत्तल लेंस। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापी यंत्र को अमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और विभवांतर वोल्ट मीटर। और आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त किया जाता है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा? तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो एसी और डीसी दोनों धारा को उत्पन्न करता है। तो डायनेमो से हम दोनों धारा, दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों उत्पन्न करते हैं। आवेश का मात्रक क्या है? तो हमने अभी बताया था आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूलम्ब। ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है आप बताइए? नवीकरणीय ऊर्जा का बार बार उपयोग किया जा सकता है। पुनः पूर्ति योग भी होते हैं, जिससे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है। और नाभिकीय ऊर्जा कोयले से प्राप्त ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? तो कार्बन तो है नहीं, कार्बन अधातु है लेकिन नहीं है। ब्रोमीन भी नहीं है। आयोडीन हमारा आंसर हो जाएगा। आयोडीन चमकीला होता है, खाने वाला आयोडीन। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है बउआ?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कार्बन सी 6, कार्बन सी 6, लेकिन संयोजकता पूछता तो 4 होता है। कितना होता है? 4। यही है कार्बन, तो 4 को इसका बॉन्ड रहता है। यहाँ पर देखिए Pb प्लस CuCl2 आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। यहाँ पर जो Pb है यह Cl2 को साथ ले लिया, यानी Cl2 को यहाँ से विस्थापित कर दिया और अपने में शामिल कर दिया, तो PbCl2 बना लिया, प्लस कॉपर अलग हो गया, तो कैसा हो जाएगा? विस्थापित किया, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कहता है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन बनता है। कौन बनता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो ए और जो Ag है, सोना और चांदी सबसे कम है, और अब रह गया पारा और कॉपर, तो सबसे अधिक कौन है? कॉपर है, Cu। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अधातु है? तो अधातु कौन है? यहाँ पर सबसे पहले देखिए धातु को छांट लीजिए, धातु को छांट लीजिए। तो निम्न में से कौन अधातु है? Fe है, कार्बन है, एल्युमिनियम है, Au है। तो लोहा Fe 26 पर पड़ता है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम धातु है, Au भी धातु है, कार्बन भी धातु है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम Ca 20, कैल्शियम Ca 20 आंसर हो जाएगा। कैल्शियम Ca 20 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 24 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर जो Fe है वह धातु है, अल्युमिनियम भी धातु है और Au भी धातु है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन? कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होता है? 20 होता है। ऑप्शन नंबर डी। और सिलिका क्या है? तो सिलिका न तो धातु है, नहीं अधातु है, नहीं उपधातु है। सिलिका एक प्रकार का रेशा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं? नाइट्रोजन N7 पर है, अर्थात 2 5 यानी 3 है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी। नाइट्रोजन N7 परमाणु क्रमांक है, तोड़िएगा तो सबसे पहले 2 भरेगा, फिर 5, तो 5 2 7 हो गया। तो 8 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 5 है, तो आपको कितना चाहिए? 3 चाहिए, अर्थात इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर CaCO3 संगमरमर है। क्या है? CaCO3 संगमरमर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। जबकि खाने वाला जो सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। तो H आ गया, तो H इसको हम कहते हैं सोडियम बायोकार्बोनेट, सोडियम बायोकार्बोनेट NaHCO3। और यहाँ पर देखिए NaCl है, इसको हम खाने वाला नमक कहते हैं, यानी खावा नमक है NaCl। क्वेश्चन नंबर 30 है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। CHO को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि कीटोन का क्या होता है? C ऊपर चल जाएगा O, यह कीटोन होता है। और अल्कोहल का OH होता है, अल्कोहल का OH होता है, अल्कोहल का OH होता है। सबसे कठोर तत्व क्या है? तो पत्थर नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हीरा हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं अक्रिय तत्व कौन है? तो कार्बन नहीं है, कार्बन तो अधातु है। सोना धातु है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन धातु अधातु दोनों का गुण रखता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ अक्रिय गैस देखते हैं। तो पहला हमने देखा हीलियम। हीलियम के बाद क्या है? नियॉन है। नियॉन के बाद क्या है? आर्गन है। आर्गन के बाद क्या है? क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन के बाद क्या है? जेनॉन है। जेनॉन के बाद क्या है?
रेनॉन है। क्या है? रेनॉन है। तो इस जितने भी तत्व हैं वर्ग 18 के तत्व होते हैं। हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी संयोजकता शून्य होती है, बाकी सबकी संयोजकता शून्य होती है, जबकि हीलियम की संयोजकता 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। आधुनिक आवर्त में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त परमाणु संख्या के आधार पर है। परमाणु संख्या के आधार पर जिसका प्रतिपादन किसने किया था? मोसले साहब ने किया था। मोसले साहब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हीलियम गैस कैसा तत्व है। तो अभी हमने देखा हीलियम कैसा है? एक अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अक्रिय गैस। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मन में क्या बनता है? युग्मन में क्या बनता है? तो जब निषेचन की क्रिया होती है, मेल और फीमेल जब आपस में संपर्क में आते हैं तो निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है और वहां पर भ्रूण का निर्माण होता है। किसका? भ्रूण का। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अवशेषी अंग क्या है? तो अवशेषी अंग क्या है? तो इनमें से पूछ के शुरू का है निषेचक पटल, कर्ण पल्लव की पेशियां, ये सब अवशेषी अंग। इसके अतिरिक्त हमारा जो नाखून है ये भी अवशेषी अंग के उदाहरण है। बाल है ये भी हमारा अवशेषी अंग के उदाहरण है। अपेंडिक्स है वह भी हमारा अवशेषी अंग के उदाहरण है। कुछ ये सभी अवशेषी अंगी है, यानी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमारे शरीर में, फिर भी है। जैसे कान है, कान की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी है, तो कान भी एक प्रकार का क्या है? अवशेषी अंग है। क्वेश्चन नंबर 37, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो आहार श्रृंखला सबसे पहले हम देखते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम स्थान किसका है? घास का है। किसका है? घास का है। घास के बाद घास को कौन खाता है बउआ? तो मान लो बकरी खाती है। और बकरी को कौन खाता है? तो बकरी को शेर खाता है। कौन खाता है? शेर खाता है। तो यहाँ पर घास है, बकरी है और शेर है। तो प्रथम घास हो गया, दूसरा बकरी ना घास को खाती है। तो यहाँ पर एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? द्वितीय पोषी उत्तक का। किसका? दूसरे का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है बउआ। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का घटक होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का घटक होता है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हम लाल रक्त कण, इसको हम आरबीसी कहते हैं। इसका आरबीसी, जबकि इसको श्वेत कण को डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ठीक। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है कौन है बउआ? तो ब्रीक है। प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो ब्रीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो तो कॉकरोच है, कॉकरोच जिसे तिलचट्टा भी हम कहते हैं, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बउआ इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी कमी से क्या होता है? बताइए तेजी से, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह होता है। यहाँ पर फिर देखेंगे तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्रकार? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो किसमें होता है? इंडोडर्म में होता है। किसमें होता है? इंडोडर्म में होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है बउआ। ब्रीक जो है किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। अभी हमने देखा था ऊपर कि ब्रीक किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। दही के जमने में किण्वन क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव मादा में निषेचन होता है। तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या हो जाएगा? फैलोपियन नलिका में निषेचन की क्रिया होता है और वहीं पर युग्मन का निर्माण होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले बात आप जानिए कि मुकुलन में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक। कोई दिक्कत? और यहाँ पर मुगलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होगा? हाइड्रा में होता है। किसमें होगा? हाइड्रा में होता है। किसमें होगा? हाइड्रा में होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। फिर वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ईस्ट हो जाएगा। और अमीबा में विखंडन के द्वारा होता है। परागकोश में
होते हैं। तो परागकोश में क्या होता है? पराग कण होता है। परागकोश में पराग कण होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी हमने टोटल 48 क्वेश्चन देखा। कितना देखा? टोटल 48 क्वेश्चन देखे हैं और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार से समझिए कि यही क्वेश्चन छापे गए हैं बोर्ड में। आप इनको याद कीजिए, बार बार देखिए। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।